हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह फिर से लौट आया हूँ आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट नई सीरीज के साथ में, जो कि होने वाली है तमाम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लासेस आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो क्लासेस है आपके आगामी एग्जाम्स, चाहे वो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर एनएचएम या फिर सीएचओ की जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग एजुकेशन आप सभी के लिए हमेशा तत्पर मेहनत करता आया है और सभी के लिए बहुत सारी सीरीज जो है हमेशा लेता आया है। तो दोस्तों, उसी के क्रम में आज एक नई सीरीज चालू हो रही है और जो है आज इस सीरीज की क्लास फर्स्ट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? क्लास फर्स्ट रहने वाली है। और आप सभी को बता दें, नर्सिंग एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी के लिए आरआरबी रिलेटेड एग्जाम के लिए नर्सिंग बुकलेट तैयार की गई है और साथ ही में दोस्तों आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आरआरबी के हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब बात करें आपके लिए आरआरबी नर्सिंग बुकलेट जो है, ये बेसिकली आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। हमारी तरफ से आरआरबी नर्सिंग बुकलेट बनाई गई है जिसका जो प्राइस है 499 प्राइस रखा गया था, लेकिन स्टूडेंट की भारी डिमांड को देखते हुए ये जो प्राइस ऑफर प्राइस में घटा करके अब मात्र 250 रुपये में आप सभी को मिल रहा है। आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कीजिए और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, ये नर्सिंग बुकलेट प्रोवाइड हो जाएगी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9351609780। ये व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं, जिस पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको नर्सिंग बुकलेट प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास का, जो ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है आप सभी के लिए रहेगी। आपको बिल्कुल क्लास में जुड़ना है और इम्पोर्टेंट क्लासेस ये रहेगी जिसके जवाब आप सभी को देने हैं। दोस्तों, बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज सब्जेक्ट हमने चालू किया है, जिसमें बात करें हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोर मैसेजेस ऑफ 5 ईयर सेफर फूड, कोर मैसेजेस ऑफ 5 ईयर सेफर फूड। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी किसी खाने को पकाते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक मैसेज हमेशा शुद्ध खाने के लिए आप सभी को दिया जाता है। 5 कीज कौन सी होती है जो कि जिससे आप खाने को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, दूषित होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी एरिया है उसको हमेशा क्लीन करके रखें। दूसरी चीज, आप हमेशा खाने को सेपरेट रखें, रॉ एंड कुक्ड, रॉ फूड और कुक्ड फूड दोनों को सेपरेट रखें। आप हमेशा खाने को बहुत ही थोड़ी पकाएं। दूसरी चीज, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, हमेशा खाने को सेफ टेम्परेचर में रखें जिससे कि वो खाना खराब ना हो। पांचवी चीज, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, हमेशा सेफ वाटर और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें। ये जो 5 आपके की पॉइंट है ये बेसिकली इस्तेमाल की जाते हैं हमेशा। 5 की पॉइंट जो है आपके बेसिकली इस्तेमाल की जाते हैं हमेशा खाने को दूषित होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 की पॉइंट्स कौन से हैं, जो कि कोर मैसेज कौन से हैं जिससे कि आप खाने को शुद्ध रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी बीमारी कॉज हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम की वजह से आपको मलेरिया कॉज हो सकता है। बात करें कार्डिनल साइंस ऑफ फूड बोर्न डिसीज, अब पहले प्रश्न को देखते हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्डिनल साइंस ऑफ फूड बोर्न डिजीज, खाने से होने दूषित खाना खाने की वजह से कौन सी डिसीजेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, डायरिया आपको हो सकता है,
वॉमिटिंग आपको हो सकता है अगर आप खाना खा रहे हैं दूषित, और आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मलेरिया जो है इसका ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है। तो दोस्तों मलेरिया जो है आप सभी को पता है, मलेरिया का ट्रांसमिशन एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, इसके द्वारा मलेरिया का ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, इसके साथ में आपका डेंगू किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एडिस एजिप्टाई। ठीक है, ये जो मच्छर है इसके द्वारा आपका जो है डेंगू फैलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट की कि जो सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग, जब भी दोस्तों स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग होगी आपको तो कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा दोस्तों अकर विद इन 2 to 4 आवर्स, जब भी आप एक कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो दूषित है और उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मौजूद है, ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंट को खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद में क्या देखने को मिलेगी? वोमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसके सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं जब भी खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद में आपको ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग है उसके सिम्टम्स नज़र आ जाएंगे, पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो ऐसी प्रकार की पॉइजनिंग को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉज ऑफ लिम्फेटिक फेलियासिस। जो लिम्फेटिक फेलियासिस है, ठीक है, इसका कॉज क्या होता है? तो दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्फेटिक फेलियासिस जो है, ठीक है, जो है हाथी पांव रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, किस प्रकार का इन्फेक्शन होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, हाथी पांव रोग जो होता है एक प्रकार से पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये पैरासाइट से फैलता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लिम्फेटिक फेलियासिस का दूसरा नाम क्या कहते हैं। तो लिम्फेटिक फेलियासिस को एलिम्फेटिसिस भी कहते हैं, जिसको अपन हाथी पांव रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है इसका पैर जो है ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है, हाथी की पांव की तरह हो जाता है, ठीक है, तो ये पैरासाइटिक के द्वारा फैलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉज ऑफ स्क्रब टाइफस। जो स्क्रब टाइफस है इसका कॉज क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो स्क्रब टाइफस होता है इस क्या कारण है इसका होने का दोस्तों? ओटिनिया, ठीक है, ओटिनिया टेंसुमनाई बैक्टीरिया। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ओटिनिया टेंसुमनाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या फैलता है? आपका स्क्रब टाइफस फैलता है। क्या फैलता है? स्क्रब टाइफस होने का कारण कौन सा होता है? ओटिनिया टेंसुमनाई बैक्टीरिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो होता है इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है इसके द्वारा क्या फैलता है? आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस फैलता है। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वेक्टर क्या है। तो मेनली जो है इसका वेक्टर क्या कहलाता है? जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा, मेनली क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जापानीज एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है। क्या करता है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नर्सिंग एजुकेशन आपके लिए बुकलेट लेकर आया है, काफी इंपॉर्टेंट बुकलेट होने वाली है, सब लोग जरूर इसको परचेज करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्मल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। नॉर्मल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, NAHP नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था कब को किया गया था? 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये आपको याद में रखना है कि 2014 के अंदर आपका नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान चालू किया गया था उसका एम था कि आप 2025 तक, यानी कि 2025 के खत्म होने तक आप
जो ट्यूबरक्लोसिस को है बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। ये इंपॉर्टेंट एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान चालू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, एपिडेमिक अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन ओवर वाइड एरिया। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, जैसे कि आपका कोविड होता है, कोविड था, कोविड-19 वायरस, ये जो था बेसिकली कोविड जो फैला था ना आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था, कहते हैं बाउंड्रीज को क्रॉस करके पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया था। अगर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बीमारी अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो होती है उसको क्रॉस करके ऑल इंडिया के अंदर फैल जाती है, ऑल इंडिया या फिर वर्ल्ड के अंदर फैलने लगती है, तो इस प्रकार की जो अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन को की बीमारी को क्या कहते हैं अपन, पैंडेमिक कहलाती है। ठीक है, पैंडेमिक बीमारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी है कोविड-19 वायरस, जो एक प्रकार की पैंडेमिक थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सुमन, SUMAN, सुमन स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो किस लिए की गई थी। दोस्तों सुमन स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, और इसका मुद्दा ये था, एम ये था, किस प्रकार से माँ और बच्चे की मृत्यु दर को कम किया गया जाए, MMR रेट और IMR रेट, इंफेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, इसलिए आपको सुमन स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टी पॉइंट की, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो किस प्रकार का एक प्रिवेंशन होता है। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हो आप तो किस प्रकार का एक वो प्रिवेंशन कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई बीपी वाला पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट होता है, उसके ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसलिए आप सभी को बीपी वाले पेशेंट को मॉनिटर करनी होती है ब्लड प्रेशर। तो अगर कोई डायग्नोसिस अपन कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर लेना हो, चाहे वो किसी प्रकार के डायग्नोसिस हो, तो किसी डायग्नोसिस को हमेशा आप सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर काउंट करते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर नोट करना भी एक प्रकार से आप डायग्नोसिस कर रहे हो उसका, तो डायग्नोसिस जो होते हैं हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर भी ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिसीज कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर प्रोग्राम, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। बात कर रहे हैं कि डिसीज कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जिसकी शॉर्ट में बोला जाता है NVBDCP। तो ऐसी बीमारियां जो कि किसी वेक्टर के द्वारा फैलती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो कौन कौन सी बीमारियां जो है उनको कवर करता है ये प्रोग्राम, तो मलेरिया हो गया आपका, ठीक है, दूसरा जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, ठीक है, तीसरा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, काला आजार हो गया, लिम्फेटिक फेलरियासिस हो गया। ये सभी जो है ये वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन करते हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था जिसको बोलते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। चलिए अब बात करते हैं, एक प्रोग्राम दूसरा भी है, ये योजना है बेसिकली जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मतलब ये था कि ऐसी माताएं जो कि जन्म देने के बाद में बच्चे को, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी की अवस्था में रहती है और जन्म देने के बाद, ठीक है, मृत्यु हो जाती है अगर उनकी, तो उससे क्या होता है आपकी बहुत ज़्यादा आपकी कंट्री के अंदर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस बढ़ी हुई मैटर मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना थी, इसके अंदर इसका एम था कि किस प्रकार से मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। और कैसे कम करेंगे, अगर महिलाओं की डिलीवरी जो है अगर सरकारी अस्पताल में होगी, घर में ना होकर के सरकारी अस्पताल में होगी, तो उनको अच्छी केयर मिल पाएगी और उनको आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे कि बात की जाए एटोनिक यूट्रस, ठीक है, PPS पोस्टपार्टम हेमरेज, इन सभी की समस्याओं से निवारण मिल सकेगा और आपकी मातृ मृत्यु दर भी कम हो सकेगी। इसलिए सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था, कुछ अमाउंट में मनी जो है आप महिलाओं को दिया जाता था अगर उनकी डिलीवरी जो है गवर्नमेंट अस्पताल में होती थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिशन ऑफ DPT वैक्सीन। जो डिप्थीरिया
पर्टुसिस और टिटनस, पर्टुसिस और टिटनस, इन दवाओं से निवारण के लिए एक डीपीटी वैक्सीन बनाई गई थी। अब डीपीटी वैक्सीन बनाई गई थी तो इसका रूट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान है दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन जो है इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है, आईएम दिया जाता है। और बात करें पेंटावेलेंट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल, अब ये दूसरा प्रश्न आ गया, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसको, ठीक है, आपका जिसमें आता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब, ठीक है। तो ये जो है डीपीटी वैक्सीन जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल क्या है, तो हमेशा ध्यान है दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन जो होती है इसको 6 मंथ पे देनी होती है, 10th मंथ पे देनी हो, सॉरी 6 वीक पे देनी होती है, 10 वीक पे देनी होती है और 14 वीक पे देनी होती है। जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है तब पहली डोज लगेगी, दूसरी डोज आपकी 10 वीक पे लगेगी, तीसरी डोज आपकी 14 वीक्स पे लगेगी। किसकी, डीपीटी की, किसकी, इसकी पेंटावेलेंट वैक्सीन की, ठीक है। चलिए और बात करते हैं कॉज ऑफ मीजल, मीजल का क्या कॉज है, मीजल किस वजह से होता है या फिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से मीजल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका आरएनए पैरामाइक्सोवायरस जो है, कौन सा, आरएनए पैरामाइक्सोवायरस जो होता है बेसिकली क्या कराता है, मीजल कॉज कराता है, क्या कराता है, मीजल कॉज कराता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मिनिस्ट्री अंडर सुमन इनिशिएटिव ऑपरेटिव। जो सुमन मैंने बोला था आपको कि माँ को और बच्चे को बचाने के लिए सुमन योजना चलाई गई थी मिनिस्ट्री अंडर, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर ये सुमन आती है, तो दोस्तों सुमन योजना जो चलाई गई थी माँ और बच्चे की मृत्यु को कम करने के लिए, तो वो बेसिकली आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसके अंडर में सुमन योजना जो है आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न, आज के आखिरी क्वेश्चन की, कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए दोस्तों, इम्यूनाइजेशन मतलब कि बच्चों को टीकाकरण, तो इसका वीक कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, अप्रैल जो है, अप्रैल का लास्ट वीक जो होता है, अप्रैल लास्ट वीक जो होता है इसको क्या मनाया जाता है, इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है, यानी कि आपके बच्चों को जो टीकाकरण होता है उसके लिए भी एक वीक निर्धारित कर दिया गया है कि उसका वीक कब मनाया जाता है। तो हमें जैसे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है अगस्त का फर्स्ट वीक से लेकर 7 वीक जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, इस प्रकार से इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, आगे आने वाले की पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक की पॉइंट बुकलेट को परचेस नहीं किया है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप की पॉइंट बुकलेट ले सकते हैं और मात्र 250 रुपये में आपको की पॉइंट बुकलेट इस बार मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।